मन में आया मैं 1,000 रुपया वुमन को दूंगा, 15 मिनट के बाद लगा अरे 1,000 बहुत कम है, तो बाहर आके 2,100 रुपया दूंगा। ये वाकई में हुआ ना? हाँ, ये वाकई में हुआ, ये वाकई में हुआ। वो एनकरेज कर रहे थे तुम निकलो, और मैंने बोला तुम निकालो, तो ये बहुत लंबा समय चला, फिर उन्होंने निकाल ही दिया। और जो उसकी क्लोज एसोसिएट थी स्वाति मालीवाल, उसके ऊपर जो अटैक हुआ, उसको जो किया, ये तो सुन के मैंने लगा ये वाला केजरीवाल को मैं नहीं जानता। बिल्कुल सही, ये कोई अलग केजरीवाल है। पर दिस इज नॉट अबाउट केजरीवाल, दिस इज अबाउट दिस कंट्री। ऑफ कोर्स इस देश को ये जो मूवमेंट ने जो होप्स दिए थे, जो एस्पिरेशंस दिए थे, वो जब टूटा, क्योंकि वो एक आदमी का पार्टी बन गया और एक आदमी की वीकनेसेस खुद सामने आने लगी। सभी को नमस्कार। अपनी दिल्ली अपनी बात, ये जो एक पॉडकास्ट मालिका वोटर एजुकेशन के उद्देश्य से शुरू की है, उसमें मैं विनय सहस्रबुद्धे आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और अपनी दिल्ली अपनी बात के इस एपिसोड में आज हमारे साथ सहभागी हुए हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, मैं कहूंगा, श्री मयंक गांधी जी। वैसे मयंक गांधी जी ये नाम दिल्ली वालों के लिए कोई अपरिचित नहीं है। वैसे मयंक गांधी मुंबई में रहते हैं और एक बहुत ही सफल अर्बन प्लानर के रूप में उनकी एक पहचान बनी है, पूरे विश्व में बनी हुई है। विश्व के कई शहरों के योजना बनाने के सिलसिले से वो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने समाज में और देश में परिवर्तन करने की जो एक ललक होती है, उसकी दृष्टि से सोचा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो एक मूवमेंट चली थी बीते दशक में, उसमें वो ज्वाइन किए। उसके पश्चात आम आदमी पार्टी की जो स्थापना हुई, उसके आप एक संस्थापक सदस्य हैं। बाद में क्या हुआ वो हम उन्हीं से जान लेंगे, इसलिए मैं उसको अभी बताता नहीं। तो ऐसी एक शख्सियत, ऐसे एक महानुभाव आज हमसे जुड़े हैं। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर हैविंग टेकन आउट टाइम फॉर दिस कन्वर्सेशन। मयंक जी की एक किताब भी है, मैं दर्शकों को बता दूं, जिसका नाम है अप एंड डाउन। तो आई थिंक द टाइटल इटसेल्फ इज वेरी इवोकेटिव। मैं उसको कुछ जोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं प्रारंभ में मयंक जी कि एक तो वो दशक था 70 साल का, जब आप भी एक कॉलेज छात्र थे, हम भी थे, और सब लोगों ने अपनी निगाहें टिकी थी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन पर। और बाद में जो भी हुआ, इट इज ए पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, एंड जयप्रकाश नारायण हैड टू से कि मेरा बाग उजड़ गया। क्या जब आपने 2015 में आम आदमी पार्टी को त्याग दिया और एक दृष्टि से राजनीति से भी आप विमुख हो गए, यद्यपि सामाजिक सक्रियता जारी रही, डू यू हैव द सेम फीलिंग कि जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था वो सारा बंटाधार हो गया? नहीं, मैं अपनी बात नहीं करूंगा जी, मैं देश की बात कर रहा हूं। जैसे 1977 में 75 से हम लोग जो लड़े थे देश के लिए और कांग्रेस से मुक्त हुए थे, और जिस प्रकार से जनता पार्टी ने उसके बाद इस देश को दगा दिया, बिट्रे किया, मैं थोड़ा हार्ड शब्द कह रहा हूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैं भी दुखी हो गया था, क्योंकि मैंने अपना पूरा यूथ उसमें खत्म कर दिया था। हमारी एजुकेशन में जो करना चाहता था वो भी छोड़ दिया, लेकिन देश के लिए सोचा कि देश मेरे से खूब ऊपर है और देश के लिए करना चाहिए। फिर वो बिट्रे हो गया और फिर मैं अपनी जिंदगी में चले गया था। तो मुझे 37 साल लगे वापिस ये उम्मीद बन कि वापिस इस देश में कुछ हो सकता है। और फिर जिस प्रकार से केजरीवाल ने जिस प्रकार से स्वयं के लिए सब कुछ किया, जो देश के लिए जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को जब बिट्रे किया तब वापिस वो फीलिंग आई। और मुझे उससे बड़ा मेरा को क्या हुआ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आम लोगों ज्यादा इम्पोर्टेंट ये हुआ कि यू हैव डन अ मेजर डिससर्विस टू द यूथ ऑफ दिस कंट्री। अब कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा वापस सच्चा कोई मूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, इसलिए मैं आपके किताब का ही एक पृष्ठ मेरे सामने मैंने खोला है। दिस बुक अप एंड डाउन, ऑन इट्स पेज 283 वेरी इलोकेंटली सेज दैट आम आदमी पार्टी के क्रिएशन के बारे में, स्पिरिट ऑफ बिट्रेयल्स, viciousness
एंड एरोगेंस। मतलब आपने तीन एक दृष्टि से डायग्नोसिस किया है और तीन कारण बताए कि एक तो विश्वासघात हुआ, फिर एक विषैली और एक षड्यंत्रकारी मानसिकता रही, और तीसरा आपने कहा है जो उद्दंडता थी, एरोगेंस था। इफ आई मे रिक्वेस्ट यू, क्योंकि वोटर एजुकेशन करना है तो लोगों को इसका थोड़ा तफसील भी पता होना उपयोगी है, तो कैन यू टेल अस अबाउट द बिट्रेयल? ये देखिए, बिट्रेयल हमने एक होप्स रेस की थी इस देश में जी कि हम एक अलग प्रकार की राजनीति करेंगे जी। जिस प्रकार से पूरा देश चल रहा था अब तक, उसके विपरीत कुछ करेंगे। बहुत सारे हमने कंडीशन सिस्टम्स रखे थे कि ये सब कुछ हम करेंगे जिससे देश का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो पूरा बदल जाएगा। लेकिन हमने बाद में एट सम स्टेज हमने उसको एडॉप्ट भी नहीं सिर्फ किया, लेकिन हम उसमें तो और डूब गए। हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन गए और उससे भी आगे बढ़ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने आवाज उठाई आफ्टर द नेशनल काउंसिल मीटिंग, तो उनकी इच्छा थी कि मुझे निकाल दें। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने महाराष्ट्र की टीम को बुलाया और बोला मैं मयंक गांधी को निकालो, क्योंकि मैंने सारी बात जो उन्होंने की थी उस मीटिंग में, ये सारी मैंने ब्लॉग लिख के पूरा खोल दिया बात। क्योंकि उनके सोच में और मेरे सोच में थोड़ा अंतर था। अंतर ये था कि उस दिन जो उन्होंने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को जिस प्रकार से षड्यंत्र करके निकाला, तो मैंने उनको पूछा उस मीटिंग में, अब इसकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग कब आएगी? तो बोले मिनट्स भी नहीं, ये तो बैन है, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेगा। क्या बात है? तो मैंने कहा कि देखिए, मैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये सारा फिलोसफी लेके अपनी जिंदगी दांव पे लगा के यहाँ पे आया हूं, तो ये तो मेरा माय कॉन्शियसनेस विल नॉट अलाउ मी। और आईने के सामने कैसे देखूंगा मैं? अगर तुम इस तरह से अगर कर रहे हो, जो भी तुमने किया बहुत विशियसली किया, जिस प्रकार से उसको गद्दार बोलना, जो भी करना, पुरानी बात में जाता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि आपने इस देश की सारी उम्मीद को बिट्रे कर दिया। आपने उनको दिखाया स्वराज, केजरीवाल की एक स्वराज पुस्तक थी, जैसी पार्टी बनी वो स्वराज नाम निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में से। एक दृष्टि से अभी वो स्वराज यानी उनका राज बन गया है। इट इज नॉट द जनता का राज, वेरी आयरॉनिकली। उस समय वो जब मेरे घर में रुकते थे मुंबई में, तो रात को 2-2 बजे तक हम लोग बात करते थे। क्या बात कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एक सिंगल लीडरशिप अगर होती है, तो क्या होता है कि उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो सिंगल मैन के, वो पार्टी को बेनिफिट करते हैं, लेकिन उसकी वीकनेस पार्टी की वीकनेस, उसकी लिमिटेशंस भी आ जाती है। तो हमारा दोनों का मानना था कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, थोड़ा सा तो ये है कि भाई वो एक आदमी का राज ज्यादा चल रहा है। अभी कहीं कहीं पे डेमोक्रेटाइज ज्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा चलता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस समय का मुझे याद है कि 2 ही जन ऐसे थे, एक वो किंग जोंग जो नॉर्थ कोरिया का, और केजरीवाल जिसके फ्लैग के ऊपर उनका फोटो हुआ करता है। तो ये मैं आपको जो बताना चाहता था। इट्स ए वेरी वेरी एप्ट आई वुड से कंपैरिजन जो आपने तुलना की है जी। मगर उसका एक थोड़ा सॉरी, प्लीज बात इसमें बहुत इंटरेस्ट की करना चाहता हूँ कि फिर उन्होंने महाराष्ट्र की कमेटी को बुलाया और बोले ये मयंक, उनका ये सोच था, वो जो उसकी गलती हुई ना कि योगेंद्र यादव और प्रशांत को जिस प्रकार से निकाला तो वो हीरो बन गए कुछ तरीके से। तो उनका फिर फिलोसफी हो गया, मैं तुझे मारूंगा लेकिन शहीद नहीं होने दूंगा। तो वो मुझे मारना चाहते थे। खुलेआम बोलते भी थे, प्राइवेट में बोलते थे, लगभग कुमार विश्वास के बारे में बोलते थे, इसको मैं मारूंगा लेकिन शहीद नहीं होने दूंगा। तो ये कितनी मतलब हीन और विकृत मानसिकता है, मतलब समझ में नहीं आता। उससे देश को क्या इफेक्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। सही। तो फिर उन्होंने महाराष्ट्र कमेटी बुलाई और बोला मयंक गांधी को हमें निकालना है। तो सबने बोला उनको निकाले तो हम भी सब निकल जाएंगे। फिर उन्होंने मुंबई कमेटी को बुलाया, बोले मयंक गांधी को निकालना है। तो सब बोले वो आप मैं नहीं पसंद है, आप नहीं निकाल सकते। मैं भी एक पॉपुलर लीडर था। फिर एक दिन 2 अक्टूबर को उसने पार्टी के वेबसाइट के ऊपर एक छोटी लाइन लिख दी कि फ्रॉम टुडे द एंटायर महाराष्ट्र ऑल द यूनिट्स आर डिसॉल्व। अच्छा। तो मैं ये बोलूं, क्या मोदी जी में हिम्मत है कि मध्य प्रदेश की सब डिसॉल्व कर दे एक चिट्ठी लिख के? या राहुल गांधी कर सकता है? बिल्कुल। तो इससे ज्यादा तानाशाही प्रवृत्ति क्या हो सकती है? तानाशाही
एरोगेंस, सब कुछ इसमें आ गया। नहीं, बिल्कुल सही कहा। वैसे एक उदाहरण लो तो उसमें बाकी सारे पहलू भी जुड़ जाते हैं, मगर थोड़ा मैं डिसाइफर कर रहा हूं, क्योंकि वोटरों को अगर एजुकेट करना है तो एक व्यक्तित्व के सारे पहलू उनके सामने उजागर करना हमारा दायित्व बनता है। तो उसमें ये जो एक षड्यंत्र शब्द का प्रयोग आपने किया, मतलब ये तो बड़ी, मतलब जिस व्यक्ति ने एक वैकल्पिक राजनीति की बात की, और वैकल्पिक राजनीति में दल के अंतर्गत जनतंत्र, ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो तो होना ही चाहिए। और आप कह रहे कि जनतंत्र नहीं षड्यंत्र है, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करिए ना, हाउ ही इज कॉन्स्पिरेटोरियल बाय नेचर। एक चीज है कि वो हमेशा मुझे कहते थे, बहुत बार कहते थे, कि मुझे एक भी दिमाग वाला आदमी पार्टी में नहीं चाहिए। बाप रे, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मैं जितना बोलूं उतना करे और भारत माता की जय करे। क्या बात है। तो आप देखिए, जितने भी सोचने वाले, जितने भी ऐसे लोग वो सारे बाहर हो गए। और बाहर नहीं, उसको इस तरह बाहर करें पिछवाड़े में लात मार के कि पार्टी के बाकी के लोग में किसकी हिम्मत ना हो कि मेरे अगेंस्ट बोले। तो ये एक तरफ जो मैं केजरीवाल को जो जानता था और ये नया रूप देखा, वो एकदम 180 डिग्री इसका डिफरेंस था। तो कहीं ना कहीं मैं शॉक भी हो गया। मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो इतना बदल सकता है, वो जो पावर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर, ये सब जो बातें सुनते थे ना, वो रियलिटी में देखने लगे, एकदम प्रत्यक्षदर्शी हो गए। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि मयंक गांधी जी यद्यपि राजनीति से थोड़े विमुख हुए हैं, वो सामाजिक पुनर्रचना के काम में अपने आप को झोंक कर देश के कई इलाकों में, मगर विशेष रूप में महाराष्ट्र में बीड जिले में, वो ग्रामीण विकास का और खेतीहर किसानों की आय 10 गुना बढ़ाने के एक मिशन में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि राजनीति छोड़ दी तो बस घर बैठे अपना व्यवसाय करते रहे। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं, राजनीति एक जरिया था देश, नेशन बिल्डिंग के लिए। एब्सोल्युटली। और जब मुझे लगा कि इसके लिए मैं नहीं बना हूं, तो अब मैं 4600 गांव में काम कर रहा हूं, 5.5 करोड़ फल के पेड़ लगाए हैं, 10 गुना इनकम की है। तो देश को बढ़ाना अपना प्रायोरिटी था। एब्सोल्युटली। आम आदमी पार्टी हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, ये तो एक जरिया है, और अब जो मैं कर रहा हूं वो भी एक जरिया है। मगर मैं थोड़ा सा पहले बिंदु पर आपको वापस ले जाना चाहता हूं, ये पूछते हुए कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, उनको कुछ भी कहो, यू कैन कॉल हिम मिस्टर हिपोक्रेट, या हु इज द सिंबल ऑफ जो भी झूठ और फरेब है, मगर वो छोड़ दीजिए। मेरा ये कहना है, पूछना है कि ऐसे, मतलब मेरे सामने भी एक सूची आ जाती है, जैसे कुमार विश्वास, जैसे प्रशांत भूषण, जैसे कई लोग हैं, तो थोड़ा आप नाम बताइए ना, कितने कितने लोग इनसे अलग हुए, मतलब एक मुकाम पर आ गए और कहा कि बस भैया राम राम। बहुत लोग इसके अंदर प्रिंसिपल्स के कारण आए थे, बिल्कुल, और बहुत लोग इसमें सत्ता के कारण आए थे। बिल्कुल। अगर हम देखें, उसका क्लियर डिवीजन करें ना, जो प्रिंसिपल के कारण आए थे, कोई भी प्रिंसिपल हो, जैसे प्रशांत योगेन, ये लेफ्टिस्ट हैं, कुछ लोग थे मेरे जैसा जो राइट लीनिंग थे, तो इस तरह से अलग अलग लोग आए, लेकिन उनके सबके अंदर एक कॉमन चीज थी, और वो ये थे कि उनका एक अपना विचार था और विचार करने की हिम्मत थी, और करेज ऑफ कन्विक्शन था कि वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो वो रखने वाला जो भी था वो टारगेट हो रहा था। ये हंटर जैसे थे, एक एक को पकड़ पकड़ के हंट करते थे। तो कभी पार्टी के अंदर के जनतंत्र की बात आपने उनसे नहीं कही कि आप तो वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं, मैं तो खुले दिमाग से चार दीवारी के अंदर अगर बोल रहा हूं तो मेरा तो अधिकार बनता है, एंड यू आर नॉट अलाउइंग अस टू से एनीथिंग? नहीं, वो जैसे वो आपने बोला वो टारगेट करते थे। अच्छा। तो कुछ लोग, हम लोग जो थे, वी वर फीलिंग के हम लोग गलत जगह पे आ गए। देश को बदलने तो आए थे, लेकिन इस तरह की पार्टी के अंदर हम लोग अटक गए हैं, जहां पे वन मैन शो जैसा दिख रहा था कि एक आदमी जो सोचता है वही पार्टी करेगी। तो हमें लगा कि इससे तो थोड़ा दूर हो जाना बेहतर है। जी। एंड यू फाइनली बिड ए गुड बाय। उन्होंने कुछ रोकने की कोशिश नहीं की आपको? नहीं, वो तो बहुत एक्टिवली ट्राई कर रहे थे मैं निकल जाऊं। क्या बात है? मैंने ब्लॉग लिखा जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया, तब तक तो सब मीठा मीठा था। अरे भाई, आम आदमी पार्टी बहुत 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 देश बदलेगी। जब सच्चाई मैंने दिखी ब्लॉग में, तो मैं तो उनका एनिमी नंबर 1 बन गया था। तो मुझे रोकने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वो एनकरेज कर रहे थे, तुम निकलो, और मैंने बोला तुम निकालो। तो ये बहुत लंबा समय चला, फिर उन्होंने निकाल ही दिया। इसी से जुड़कर सवाल आता है, क्योंकि देखो वो जब एक उभरते हुए सितारे की जैसे थे, 2011, 12, 13 की बात मैं कर रहा हूं,
तब बड़े सिंपल, बड़े डाउन टू अर्थ, IRS का अपना बड़ा एक अच्छा जॉब छोड़कर राजनीति मतलब समाज के लिए निकले हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए, और वो एक टिपिकल उनका मफलर था, टोपी थी, और वो ब्रूम झाड़ू जो लिया था चिन्ह के रूप में, तो लगता था कि ये बड़े डाउन टू अर्थ है, बड़े विनम्र है, बड़े सेवाभावी है। मगर आपका अनुभव तो ऐसा है नहीं जी। तो ये जो मतलब ये जो दोगलापन है, कहना एक करना दूसरा, कथनी एक करनी दूसरी, वो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। पॉलिटिक्स में आके उनका जो अंदर का स्वभाव है बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। So that was the origin. But this is not about Kejriwal, this is about this country. Of course. इस देश को ये जो मूवमेंट ने जो होप्स दिए थे, जो एस्पिरेशंस दिए थे, वो जब टूटा, क्योंकि वो एक आदमी का पार्टी बन गया और एक आदमी की वीकनेसेस खुद सामने आने लगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी इस देश का दुर्भाग्य है। नो, नॉट ओनली दुर्भाग्य, मैं तो कहूंगा कि देश की जनता की जो आकांक्षाएं उनके अंदर टिकी हुई थी, उनकी पीठ में छुरा भोंकने जैसा ही हो गया ना। इट इज बिट्रेयल ऑफ ए वेरी हाई ऑर्डर। हम व्यक्तियों को चर्चा नहीं करना चाहते, हम भी नहीं करना चाहते, बट दैट व्यक्ति हैज बिकम द सिंबल ऑफ दिस बिट्रेयल एंड हिपोक्रेसी एंड एवरीथिंग। ये जो हम सोच रहे थे कि हम इस प्रकार के सरकार चला के एग्जाम्पल देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर केजरीवाल ने टेक ओवर किया पार्टी और उसने चोज पावर ओवर प्रिंसिपल्स, चोज सत्ता ओवर सिद्धांत। करेक्ट। और ये जो मार्ग उन्होंने लिया कि मैं भी और एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाऊं, जी, कहीं ना कहीं इसका उद्भव स्थान क्या है, इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है। प्लीज एक्सप्लेन अस। क्या हुआ कि जब दिल्ली जीते इतनी हैंडसमली, बहुत 67 सीट जीते जी, तब हम कुछ लोग उनको कह रहे थे कि एक 10 साल दिल्ली तो चलाओ ठीक से, और फिर ऐसा मॉडल बन जाओ कि बाकी का देश भी इस प्रकार के। लेकिन उनको जल्दी थी, उनको ये लगा कि अगर मैं और 2-3 राज्य जीत जाऊं और महागठबंधन को मैं लीड करूं, तो मोदी जी को प्रेसिडेंशियल स्टाइल में 2019 में चैलेंज कर सकूं। और मोदी जी को अगर 31% वोट मिले हैं तो 69 उनके अगेंस्ट हैं जी, तो ये 69 को मैं कैप्चर कर लूं। इसलिए उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए। मोदी जी को बनारस में चैलेंज किया, मोदी जी को कावर्ड साइकोपैथ बोला, ये दिखाने के लिए कि अगर मोदी जी को कोई टेक ऑन कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं। तो उसको वो 69% लेने की बहुत जल्दी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अगर गोवा जीत जाऊं, पंजाब जीत जाऊं, और पंजाब उस समय बहुत वो आगे चल रहे थे। जी। लेकिन वो एरोगेंस क्या करता है, एरोगेंस और अपनी ही बातें सुनने वाले एको बोर्ड जो है, जी, वो क्या करता है कि आपको एक गलत दुनिया में लेके जाता बिल्कुल है। और वही उनके साथ हुआ। गोवा में पिट गए, पंजाब में भी हार गए। तो इनका जो सोच था, और पंजाब अगर लड़नी है तो दिल्ली में तो उन्होंने काफी प्रिंसिपल्स के साथ लड़ा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जरूर किया था, लेकिन वो व्हाइट के पैसे आते थे, मिनट टू मिनट वो हिसाब दिखाते थे। पर पंजाब लड़ना था तो वो इस तरह नहीं लड़ पाते थे। तो उन्होंने ये चूज किया कि मैं वही मनी मसल कास्ट पॉलिटिक्स करूंगा, और फिर उसके लिए पैसे लगेंगे, उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने वो चॉइस किया, और वो क्या है, एक स्लिपरी स्लोप है। एक बार आप बिल्कुल सरकने लगते हो तो नीचे पहुंच जाते हो, फिसलन। तो मैं मानता हूं कि और पॉलिटिकल पार्टी के जैसा आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स में जीतेगी, इलेक्ट्रल विक्ट्रीज करेगी, कभी हारेगी। वो तो लालू भी करता है, मुलायम भी करता है अभी। लेकिन एक मॉरल जो है इस देश में, जो एक मॉरल एस्पेक्ट जो बाहर निकला था, वो उसी क्षण खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने वो चॉइस किया कि मैं सब कुछ करूंगा। बिल्कुल। तब तक मैं आपको बताऊं, आई वॉज गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि ठीक है, चलो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में उसको भ्रष्टाचार करना पड़ता है, 19-20 होना पड़। पर जब शीश महल का सुना ना, दैट वॉज फॉर मी, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए ना, क्योंकि हम भी तो केवल शीश महल की चर्चा ही सुन रहे हैं, और अभी तो वो बोल रहे कि नहीं है, ये है। वैसे खर्चा तो हुआ है। देर आर ऑडिट रिपोर्ट्स विच से कि एक कर्टन के ऊपर आपने कितना लाख खर्चा किया, वगैरह वगैरह। बट इफ यू कुड रिफ्लेक्ट मोर अपॉन दिस शीश महल, बिकॉज दैट शुरुआत में मयूर विहार में गया था जी, जब आंदोलन चल रहा था जी, रात को 12 बजे पहुंचा। हाँ। तो मैंने केजरीवाल को पूछा, मेरे को सोना कहाँ है? बोले सो जा जमीन पे।
अच्छा। तो जमीन पे चद्दर डाल के वो सोया था। ओहो। मैं बोला मुझे तो एक गद्दा चाहिए यार, मैं नहीं सो पाऊंगा। सही। वो केजरीवाल, हाँ और ये केजरीवाल। सही। 80 लाख का पर्दा था, 8,000 का पर्दा होता तो क्या फर्क पड़ जाता। सही बात है, सही बात है। वियतनाम से मार्बल लाने की जगह हमारे मकराना का लगा था तो क्या फर्क पड़ता। जी। तो ये जो था ना कि सरकार का पैसा वो हम लोग कितना भी स्पेंड करें, अय्याशी करें, ये देख के मेरा दिल टूट गया। एक वो, और जो उसकी क्लोज एसोसिएट थी स्वाति मालीवाल, उसके ऊपर जो अटैक हुआ, उसको जो किया, ये दो सुनकर मैंने लगा ये वाला केजरीवाल को मैं नहीं जानता हूँ। बिल्कुल सही है, ये कोई अलग केजरीवाल है। बिल्कुल सही। जो हमारी जो बातें होती थी और घंटों घंटों तक बात करते थे। और ये जो केजरीवाल है ये कौन है? ये कोई दूसरा ही है, दूसरा ही है। तो या तो उसके अंदर का जो रियलिटी था ना, मैं 3 चीज सीखा पॉलिटिक्स में। हाँ प्लीज, आपने लिखा है इस किताब में भी। हाँ। मैं 3 चीज सीखा पॉलिटिक्स में। एक तो जो दूर से दिखता है ना जी, वो जब नजदीक जाते हैं ना तो फीट ऑफ क्ले दिखते हैं। बिल्कुल। और ये नहीं कहता हूँ वो गलत है, लेकिन वो जो दिखाता है, ब्रांड करता है, और रियलिटी वो अलग है। दूसरा ये है कि कोई बात करता है ना, मैं देश के लिए काम करता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मैं भगवान के लिए काम करता हूँ, वो उनको भी नहीं पता होगा, पर उनके अंदर कुछ इम्पल्स होते हैं, सत्ता के इम्पल्स, कंट्रोल के इम्पल्स, ये सब इम्पल्स के लिए है वो काम करता है। और तीसरा, आपको मजा आएगा सुन के, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब एक ग्रुप डायनामिक्स में काम करते हैं ना, तो वो सबसे लीचड़ जो आदमी होता है ना उसमें, उसको सबसे ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है। नहीं तो वो ग्रुप डायनामिक्स, वो लिंक पूरी टूट जाती है। तो आप ऐसे ऊपर उठने के बजाय इसमें नीचे घुस जाते हैं। तो मैंने तो तय कर लिया, मैंने सबके साथ काम किया। अब जितने भी बड़े बड़े महानुभाव इस देश में है, सबके साथ काम किया, और यही मेरा अनुभव हुआ। ये सोचा कि जो करूंगा मैं अपने आप करूंगा, छोटा करूंगा छोटा, और बहुत ज्यादा ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर मैं नहीं पड़ूंगा। तो पॉलिटिक्स ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बढ़िया। मगर मेरे मन में एक जिज्ञासा ये भी है, आपने शीश महल के और वो सारे उदाहरण तो दिए ही, मगर एक लोगों की उम्मीद थी कि चलो भाई थोड़ा मतलब राजनीति में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मगर कई लोगों को लगता था कि ये जो सुशासन की बात कर रहा है, ये जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, उस पर तो एक खरा उतरेगा। मगर ध्यान में आता है कि वैसा भी नहीं हुआ है। मतलब दिल्ली की जनता कोई सुशासन का अनुभव करती थी 10 साल, मुझे नहीं लगता कोई ये कह पाएगा। तो ये सुशासन के प्रति इनकी कितनी प्रतिबद्धता, कितनी कमिटमेंट? देखिए ना भाई, नेचर ही एनार्किस्ट है। हाँ, ये बनाने वाला आदमी नहीं है, तोड़ने वाला आदमी है। अच्छा। लेकिन उसने जो हिट किया ना 4 चीज पे, शिक्षा, हेल्थ केयर, राइट, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये 4 चीज उसको खींच के गई और आगे भी खींच सकती है जी। लेकिन बाकी की जो चीज है वो उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट यह कि मैं कैसे और सत्ता पे आऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो ये सब पीछे की चीज है, छोटी छोटी चीज है, चलो कर चलने दो। सो फॉर हिम इट इज नॉट गवर्नेंस विच इज इम्पोर्टेंट, इट इज हाउ टू मूव अहेड। पब्लिसिटी पाना, मूव अहेड करना, और प्रधानमंत्री जी का सपना देखते हुए पहला कैबिनेट मीटिंग लिया ना जी, तब उसने बोला ये बजट का एक पहले 50 करोड़ रुपया हम पब्लिसिटी में देंगे। उनके लिए पब्लिसिटी वाज सो इम्पोर्टेंट, और अभी भी इम्पोर्टेंट है ना। मैं जानता हूं कि उसने कुछ 15 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया और 20-25 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट की। तो एक पूरा उसने जिस प्रकार से अपना इमेज बनाने की शुरुआत में तो कोशिश की, भगवान मेरे अरविंद की जिंदगी लंबी कीजिए, ये सब जो कर रहे थे, मैंने उस समय भी बात को छेड़ी थी कि भाई पार्टी के बारे में बात कीजिए, अरविंद की जिंदगी लंबी कीजिए, उसके लिए फुल पेज की एड्स, और अरविंद मेरा ऐसा है। तो एक लीडरशिप को आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी नहीं एट द एक्सपेंस ऑफ द पार्टी एंड ऑफ द कंट्री। मगर इसी से सवाल आता है, क्योंकि आपने जो एडवर्टीजमेंट का कहा, हमारे साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि जो बजट शीला दीक्षित के जमाने में लगभग 15, 16, 20 करोड़ तक था, वो विगत 10 सालों में 600 करोड़ तक गया है केवल एडवर्टीजमेंट के लिए। और हम सब ने देखा है कि पूरे पन्ने की एडवर्टीजमेंट्स कैसे आती है। उसमें ना 2 चीज होती है जी। एक तो आप लोगों तक बताते हो आप क्या है, मोर इम्पोर्टेंटली मीडिया उसको मीडिया को आपने खरीद ही लिया। मीडिया में हिम्मत खत्म हो गई कि मैं केजरीवाल को क्रिटिसाइज करूं, मेरा तो सब। और उसके कुछ लोग थे जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका काम ही था मीडिया से काम करना कि तुमने अगर कोई भी आर्टिकल हमारे अगेंस्ट लिखा, तुम्हारी मीडिया बजट टूट जाएगा। तो
मीडिया को भी एग्जिस्ट करना है, उसको भी पैसे चाहिए, तो कुछ मीडिया कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा करके सबने कॉम्प्रोमाइज किया इन द इनिशियल फेजेस। मगर आपने एक जाते जाते एक कमेंट की कि उन्होंने जिस पर बल दिया उसमें शिक्षा, जिस पद्धति से उन्होंने स्कूलों में रिफॉर्म्स की बात की थी एक जमाने में, और हेल्थ, जो मोहल्ला क्लिनिक नाम का एक मॉडल बहुत चर्चा में है, मगर ध्यान में ये आता है जमीनी हकीकत, अभी हम भी दिल्ली में विगत 15 सालों से रह रहे हैं, तो ध्यान में आता है कि ये सारा एक झांसे जैसा था। मतलब रियली स्पीकिंग मोहल्ला क्लिनिक की कंसेप्ट अच्छी भी हो सकती है, नो डाउट अबाउट इट, मगर जमीन पर उतरा नहीं है। तो इस पर आपका क्या आकलन है अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट्स इन शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ? सो देयर इज वन थिंग कॉल्ड रियलिटी एंड वन थिंग कॉल्ड इमेज। करेक्ट। लेकिन उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन उस सोच को उसने रखा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ही हैज नो इंटरेस्ट, एनार्किस्ट है। करेक्ट। वो तोड़ने वाला आदमी है, बनाने वाला आदमी है ही नहीं। और उसके पास जो आसपास जितने लोग हैं वो सब जो जी हजूरी वाला है, हमारे में बोलते हैं ना यसमैन, तो सब यसमैन भरे पड़े हैं। तो आप कैसे बदलाव करोगे जब आपके अंदर खरी खरी सुनाने वाला है नहीं? जो थे उसको निकाल दिया, और इस तरह निकाला कि दूसरा कोई खरी खरी सुनाने वाला खड़ा ही, हिम्मत ही न रहे किसी की। मगर आपने जब उनके साथ काम किया, आपको भी लगा होगा कि ये जो वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहा है कुछ सही होगी, और अभी आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यूज किया कि ही इज एन अनार्किस्ट। वो एक दृष्टि से एक अव्यवस्था निर्माण करने में, अराजक जिसको बोलते हैं, वो निर्माण करने पर तुले हुए हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें ना, हाउ ही इज अराजकवादी। नहीं, उसको स्टेटस क्वो को तोड़ना है। उसको लगता है कि जिस प्रकार गरीब आदमी, ये उसका मैं पॉजिटिव बात बोल रहा हूँ, जैसे गरीब आदमी जिस प्रकार से लाइफ में बिल्ड कर रहा है, दैट मीन्स ये पूरा सिस्टम खराब है, इस सिस्टम को तोड़ना है। लेकिन इट्स लाइक गोइंग टू ब्रेक अ बिल्डिंग विदाउट हैविंग अ ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू बिल्डिंग। करेक्ट। उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कैसे बनाना, उसको ये है कि इसको तोड़ते रहूं, बस डिसमेंटल करो। तो तोड़ने से तो देश बन नहीं सकता है ना। तोड़ने से आप उसको इंक्रीमेंटल चेंजेस करिए, उसमें कोई बदलाव करिए, लेकिन आप बोले इसको मैं तोड़ते ही रहूंगा, तो तोड़ने से तो बहुत देश को बहुत भयंकर नुकसान होगा। और मैं आपको एक और बात बोलता हूँ कि एक हीट सीकिंग मिसाइल होती है, तो जहां पे हीट होती है वहां जाके वो सीधा, ये वोट सीकिंग मिसाइल है। अगर उसको पंडित जी की टोपी पहन के हिंदू में हनुमान मंदिर के वोट चाहिए तो वो करेगा, मुसलमान में जाके वो मुसलमान बनेगा, वो मतलब वो वही करेगा। उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसके पास एक ही आइडियोलॉजी है, वोट, सत्ता, वोट से सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस तरह से मैंने कोई सिंगल माइंडेड रूथलेस आदमी गोइंग आफ्टर वोट्स एंड कंट्रोलिंग, ये ऐसा कभी देखा नहीं है। तो केवल वोटार्थी रहकर बन गए, बाकी कुछ उनके न इरादा है न कुछ है। मयंक भाई, जब हम किसी भी राजनीतिक दल या सरकार के परफॉर्मेंस की समीक्षा करते हैं, तब स्वाभाविक में विषय आता है कि जो वादे वो करते हैं वो कितने अमल में लाते हैं। तो विभिन्न विषयों पर उन्होंने जो भी वादे किए, जैसे जन लोकपाल की बात आपने आपकी पुस्तक में भी उसकी बहुत सिलसिलेवार चर्चा की है। तो एक प्लांक तो ऐसा लेना कि लोगों के आंखों में ऐसा मतलब लगे कि भाई ये तो बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति है, और फिर आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करके आगे निकल जाना। तो वादों पर अमल, इस विषय में इनकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे आंकते हैं? जैसे मैंने आपको कहा, ये वोट सीकिंग मिसाइल है जी, वैसी सारी बातें करेंगे जिससे वोट मिलेंगे जी। फिर वो स्वराज हो, जन लोकपाल हो, और अब जो भी ये देना है मुफ्त में पानी, इतना, ये सब चीज देयर इज नो बैकअप कि मैं ये करूंगा, ये मेरे लिए कन्वीनियंट है तो मैं बोल देता हूं, उससे वोट ले लेता हूं, उसके बाद वही करूंगा जो मुझे ठीक लगे वो। तो इनका एक स्वभाव भी ऐसा है कि कोई फॉलोअप नहीं है। कोई अगर बता दिया कि मैं ये करूंगा तो उसके पीछे कोई प्लान, कोई थिंकिंग, कोई मन में आया मैं 1000 रुपया वुमन को दूंगा, 15 मिनट के बाद लगा अरे 1000 बहुत कम है, तो बाहर आके 2100 रुपया दूंगा। ये वाकई में हुआ ना? हाँ, ये वाकई में बोल रहे थे, ये वाकई में हुआ। तो उसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स, कोई कैलकुलेशन, कितना डेफिसिट जाएगा, कुछ होमवर्क नहीं। ऐसा लगता है 1000 रुपया में शायद वोट नहीं मिलेंगे, चल 2100 बोल देता हूँ। मतलब कितना हल्के में लिया जाता है। मतलब केवल वादा
बगैर इरादा, अगर मैं उसका वर्णन करूं कि इरादा तो बिल्कुल नहीं है, केवल वादे करते है उस समय। चलो जो लगता है जो सही है बोल दो, पार्टी में कोई है नहीं उसको पूछने वाला, बोलने वाला, उसके पीछे रिसर्च स्टडी करने वाला। नहीं, ये तो बहुत गंभीर है और वोटरों को मैं मानता हूं कि इसका आकलन निश्चित रूप में होना जरूरी है। एक और बात है कि जिस पद्धति से उन्होंने पंजाब को जीता, वैसे पंजाब में एक विकल्प लोग ढूंढ रहे थे और आम आदमी पार्टी में उन्होंने अपना विश्वास जताया, मगर बाद में जो भी हो रहा है पंजाब में, मतलब उड़ता पंजाब एक दृष्टि से अभी उड़ भी रहा है और आर्थिक दृष्टि से बैठ भी रहा है, तो ऐसे दृष्टि से पंजाब को भी एक अपनी राजनीति को और एक राष्ट्रीय मुकाम पर ले जाने का एक जरिया इसी पद्धति से उन्हें देखा, ऐसा दूर से आकलन है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल वही है। पंजाब का गवर्नेंस तो एकदम ही ठप्पी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये बॉर्डर स्टेट है। जी बिल्कुल, और उसके लिए ज्यादा फिक्र होती है। सही बात है। और कोई राज्य हो जहाँ पे नहीं हो, लेकिन बॉर्डर स्टेट के ऊपर जहाँ पे हमारे सिख भाई बहन सारे लड़वैये हैं, इस देश की रक्षा करने वाले हैं, वहाँ पे अगर अलग सोच जो अभी आजकल आ रही है वो अगर वहाँ पे आएगा तो इस देश के लिए ठीक नहीं है। मतलब अराजक के माध्यम से देश की एकात्मता को भी एक निश्चित रूप में थ्रेट पैदा हो रहा है। उनको देखिए देश तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश जोड़ने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है उनको। उनका वोट कहाँ से मिल रहा है और सत्ता पे कैसे रहे, ये उनकी सोच। शायद उन्होंने कभी कहा था कि मैं पंजाब का प्राइम मिनिस्टर भी हो जाऊं, आपके मतलब इनफॉर्मल बातों में आया ऐसी था। बहुत बातें चल रही है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी के साथ मैंने झंडा उठा के भारत माता की जय कहा था, वो दूसरा हाथ थोड़ा वीक पड़ गया है, थोड़ा अलग जगह पे जा रहा है। नहीं, थोड़ा अलग मतलब आप बड़े, मैं कहूंगा कि बड़े जेंटलमैनली अप्रोच से इसको देख रहे हैं, इसलिए आपकी भाषा भी बड़ी मर्यादा में है। मगर एक दृष्टि से जैसे इन्होंने कहा कि इनको बनाना कुछ नहीं है, बिगाड़ना है, इनको नई रचना, नए निर्माण में कोई तनिक रुचि नहीं है, जो आपके कहने के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर निश्चित रूप में पहुंच सकते हैं। मैं मानता हूं कि वोटर जो समझना चाहिए जरूर समझ गया है। तो मयंक जी, आपने बहुत सिलसिलेवार कई विषयों पर प्रकाश डाला है और वोटर एजुकेशन के प्रयास में एक योगदान भी दिया है अब तक के चर्चा में। मगर मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जिस स्तर पर और जिस ऊंचाई पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय एक वातावरण बन गया था और लगा था कि एक वैकल्पिक राजनीति वाकई में साकार होगी इस देश में, लगता है कि वो घिसी पीटी राजनीति की तरफ ही बढ़े है। और जैसे आपने कहा कि वोट के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। एक आपके इसमें संदर्भ आया था कि पंजाब जीतेंगे और मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, ये उनका सपना था, ये सही है? हाँ बिल्कुल, वो एम्बिशियस है, एम्बिशियस और रूथलेस भी है। रूथलेस है, एम्बिशियस है, और ही कैन डू एनीथिंग। ओके, क्योंकि वो विशियस है, उसके अंदर बहुत है। कभी एक बार तो मैंने सुना था उन्होंने प्रशांत के अगेंस्ट जो बोला था, मैं इतना विशियस किसको बात करते नहीं सुना इतना। मैं एक्चुअली आई गॉट शेकन अप। मैंने कुछ लोगों को बोला ये क्या इतना ऐसा जो पॉइजन का ऐसा ठवाक करके निकलता है। सही। तो उसी प्रकार के उसके आसपास के भी लोग हैं। सो देयर इज इनफ एविडेंस टू काइंड ऑफ डाउट हिज इंटेंशंस। उनके उद्देश्यों के प्रति सवालिया निशान लगाने लायक काफी सारे बिंदु है। ये आप निश्चित रूप में उनके साथ इतना समय बिताए कह सकते हैं। यानी जो मेरा फिलॉसफी है या मेरा थिंकिंग है, उसमें इस प्रकार जो वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह डायरेक्शन दे रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए ही पूरा काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये मैं मानता हूं। और देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये पार्टी जीतते रहेगी, हारते रहेगी, ये इट विल बिकम वन मोर पॉलिटिकल पार्टी। उसको मैंने अपना नाम भी अप एंड डाउन लिखा था। तो उसका मतलब डाउन ये नहीं कि वो इलेक्टोरल विक्ट्री कम करेंगे, डाउन ये कि मॉरल खत्म हो गया है। वंडरफुल। तो इस देश को जरूरत थी कुछ लोगों की कि इसको, ये जो मोरेस है, ये जो कीचड़ से देश को निकाले। पहली बार लगा कोई आया निकालने, और मैं भी जुड़ गया सब छोड़ के, हमारे जैसे बहुत जुड़े। और फिर मालूम पड़ा कि हमने भी ये सोचा कि हम भी कीचड़ बन जाते हैं। तो ये जब देखा ना, तब ये ऐसा हार्ट ब्रेक हो गया फॉर दिस वंडरफुल ग्रेट कंट्री है हमारी। अगर इसको हम नहीं बदलेंगे तो इसी तरह से चलते रहेगा, तो मुझे लगता है ठीक नहीं है इस देश के लिए। बहुत बढ़िया। ये एक वेदना बोल रही है एक कार्यकर्ता की, जो समाज परिवर्तन के एक वाहन के रूप में, एक व्हीकल के रूप में राजनीति को देख रहे थे और उसी लिहाज से आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन किए
और पार्टी के नेताओं के साथ रहे, देखा, अंदर से देखा, अनुभव किया और उनको ध्यान में आया कि ये झूठ और फरेब की राजनीति है, इससे देश का भला नहीं होने वाला। और जो एक स्टेटमेंट मयंक भाई ने किया कि ये अराजक की ओर ले जाने की यात्रा है, मैं मानता हूं कि वोटर एजुकेशन के लिहाज से शुरू किए इस पॉडकास्ट के कारण मैं मानता हूं कि काफी सारे बिंदु लोगों के सामने आए हैं। वैसे भी हम जैसे जानते हैं कि अपनी दिल्ली अपनी बात में हमारा उद्देश्य यही है कि हम धीरे धीरे अपनी समझ, अपनी सोच, अपने विचार, अपना वोट, इसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ निर्णय करने की स्थिति में आए। मयंक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने हमारे दर्शकों को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर वो किसी के भी झांसे में न आकर जो भी झूठ और फरेब की राजनीति है, अराजक की ओर ले जाने वाली राजनीति है जिनकी, उनके बारे में सजग रहेंगे और अपने विचार और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। बस यही मैं सिर्फ कहता था कि इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल। या ऑफ कोर्स नॉट, ये देश का है। देश के अंदर जैसे आप वोटर का सजग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ पहलू के ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। आई थिंक दैट इज द लास्ट वर्ड कमिंग फ्रॉम ए पर्सन नो लेस देन मयंक गांधी जी। बहुत धन्यवाद।